स्वागत। आज हमारे पास विश्लेषण के लिए एक YouTube वीडियो का ट्रांसक्रिप्ट है और ये एक ऐसे सवाल को कुरेदता है जो शायद हम सबने कभी न कभी सोचा होगा। कड़ी मेहनत बनाम स्मार्ट काम, क्या सिर्फ जी तोड़ मेहनत ही कामयाबी की गारंटी है? बचपन से सुनते आए हैं मेहनत का फल मीठा होता है, लेकिन ये स्रोत कुछ और सोचने पर मजबूर करता है। आज हम इसी की तह तक जाने की कोशिश करेंगे, समझेंगे कि इस स्रोत के मुताबिक आज की दुनिया में सिर्फ पसीना बहाने से ज्यादा जरूरी शायद सही रणनीति और स्मार्ट तरीके अपनाना क्यों हो गया है। हम मेहनत से जुड़े कुछ मिथकों पर, आजकल के हसल कल्चर की असलियत पर और स्मार्ट वर्किंग के तरीकों पर भी बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस दिलचस्प पड़ताल को। तो पहला सवाल यही उठता है, क्या वाकई सिर्फ कड़ी मेहनत ही सब कुछ है? अगर ऐसा होता तो जैसा कि स्रोत में एक बड़ी थोड़ी चुभती हुई बात कही गई है, दुनिया के सबसे अमीर लोग शायद मजदूर होते और सबसे खुश वो किसान जो दिन रात खेतों में लगे रहते हैं। क्या ये सोचने का तरीका थोड़ा अधूरा है? बिल्कुल, और ये स्रोत इसी को कड़ी मेहनत का मिथक यानी द मिथ ऑफ हार्ड वर्क कहता है। ऐसा नहीं है कि मेहनत बेकार है, नहीं, लेकिन स्रोत का तर्क है कि मेहनत किस दिशा में और कैसे की जा रही है ये ज्यादा मायने रखता है। सिर्फ ताकत झोंक देना वो काफी नहीं है, रणनीति चाहिए। इसका एक बढ़िया उदाहरण स्रोत में उस किसान का है। सोचिए, उसने महीनों जी जान लगाकर फसल उगाई, हर दिन पसीना बहाया, लेकिन ऐन वक्त पर बारिश नहीं हुई या मान लीजिए बाढ़ आ गई। ऐसे बाहरी फैक्टर्स या सिस्टम का साथ नहीं मिला जिसकी उसने शायद प्लानिंग नहीं की थी। नतीजा, सारी मेहनत बेकार। उसकी मेहनत में कोई कमी नहीं थी, नहीं, कमी थी सही रणनीति में और शायद बाहरी परिस्थितियों का अंदाजा लगाने में। और थॉमस एडिसन का जिक्र भी है। वो मशहूर बात के प्रतिभा 1% प्रेरणा और 99% पसीना है, उन्हीं की कही हुई है। लेकिन दिलचस्प बात यह है, जैसा स्रोत बताता है, कि एडिसन ने खुद अपनी लैब में कई वैज्ञानिकों की टीम रखी थी। अच्छा, उन्होंने अकेले ही सब कुछ नहीं किया। उन्होंने दूसरों के हुनर और समय का इस्तेमाल करके, लेवरेज करके अपने लक्ष्य को तेजी से हासिल किया। इसी को कहते हैं अपनी मेहनत को लेवरेज करना, एक स्मार्ट तरीका अपनाना जहां आप अकेले सब कुछ नहीं करते बल्कि संसाधनों का सही इस्तेमाल करते हैं। वो खुद शायद दिशा तय करते थे, विजन देते थे। सही कहा। और ये सिर्फ मेहनत वाली सोच आजकल एक नए रूप में दिखती है, ये हसल कल्चर। सुबह 4 बजे उठो, देर रात तक काम करो, वीकेंड पर भी चैन नहीं। सोशल मीडिया पर तो इसकी महिमा गाई जाती है। वो राइज एंड ग्राइंड वाले नारे। वही। इस सिलसिले में स्रोत रवि की कहानी बताता है जो काफी सोचने पर मजबूर करती है। एक 35 साल का नौजवान मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाला, ऑफिस में घंटों ज्यादा काम करता था। लोग उसे प्रेरणा मानते थे, लेकिन लगातार तनाव, नींद की कमी और एक दिन ऑफिस में ही उसे हार्ट अटैक आ गया। ये हसल कल्चर की एक बहुत भारी कीमत है जो कई लोग चुका रहे हैं, शायद बिना एहसास के। बिल्कुल। और स्रोत में जापान के करोशी शब्द का भी जिक्र है, जिसका सीधा मतलब है ओवरवर्क से मौत। ये दिखाता है कि ये सिर्फ किसी एक देश की बात नहीं है, ये एक वैश्विक समस्या बन चुकी है जहां काम को जिंदगी से ऊपर मान लिया जाता है। और देखिए, बात सिर्फ थकान या बीमारी की नहीं है, विज्ञान भी यही कहता है और स्रोत भी इस पे जोर देता है। जब आप लगातार जरूरत से ज्यादा काम करते हैं तो एक पॉइंट के बाद आपकी प्रोडक्टिविटी यानी काम करने की क्षमता और गुणवत्ता असल में घटने लगती है। अच्छा, ज्यादा काम से कम नतीजा? अब गलतियां ज्यादा करने लगते हैं, रचनात्मकता कम हो जाती है, बर्नआउट होता है, सेहत तो बिगड़ती ही है, रिश्तों में भी असर पड़ता है। इसीलिए स्रोत कहता है, आराम कोई विलासिता नहीं, ये जरूरत है। रेस्ट इज नॉट अ लग्जरी, इट्स अ नेसेसिटी। शरीर और दिमाग को रिचार्ज होने का समय देना जरूरी है। तो ये हसल कल्चर ना सिर्फ खतरनाक है, बल्कि जैसा स्रोत इशारा कर रहा है, ये जरूरी नहीं कि हमेशा ज्यादा उत्पादक भी हो। यहीं पर हम उत्पादकता के विरोधाभास यानी प्रोडक्टिविटी पैराडॉक्स को देखते हैं, है ना? क्या दिन भर व्यस्त दिखने का मतलब वाकई कुछ सार्थक हासिल करना है? स्रोत बताता है कि अक्सर ऐसा होता है ना, हम सुबह से शाम तक भाग दौड़ करते रहते हैं, ईमेल्स, मीटिंग्स, छोटे मोटे काम, और रात को बिस्तर पे जाते हुए लगता है कि आज किया क्या, कुछ ठोस हासिल हुआ या बस चूहों की दौड़ में भागते रहे। स्रोत में 2 तरह की लिस्ट की बात की गई है। हैव टू डू यानी वो काम जो हमें करने पड़ते हैं, अक्सर दूसरों की उम्मीदों पर खरे उतरने के लिए, और वांट टू डू
वो काम जो हम अपने असल लक्ष्यों के लिए करना चाहते हैं। अगर हमारी ऊर्जा सिर्फ हैव टू डू लिस्ट में ही खप जाती है तो हम व्यस्त तो दिखेंगे पर शायद आगे नहीं बढ़ेंगे। और यहीं पर स्मार्ट वर्क का एक अहम सिद्धांत काम आता है। इसका समाधान है उन कामों पर अपनी ऊर्जा और समय लगाना जो वाकई नतीजे देते हैं। स्रोत में पैरेटो सिद्धांत, पैरेटो प्रिंसिपल का जिक्र है, जिसे 80-20 नियम भी कहते हैं। हाँ, 80-20 रूल। ये सिद्धांत कहता है कि अक्सर हमारे 80% नतीजे सिर्फ 20% कामों या प्रयासों से आते हैं। जरा सोचिए, अगर ये सच है तो क्या हम रोजाना अपना ज्यादातर वक्त उन गैर जरूरी 80% कामों में बर्बाद तो नहीं कर रहे जो बहुत कम या ना के बराबर नतीजे दे रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। स्रोत हमें चुनौती देता है कि हम उन सुनहरे 20% कामों को पहचानें और अपनी ऊर्जा और फोकस वहीं लगाएं। और यहीं लेवरेज की असली ताकत समझ आती है। लेवरेज का मतलब है कम मेहनत या संसाधनों से ज्यादा बड़े नतीजे हासिल करना। ये उन 20% कामों को और प्रभावी बनाने का तरीका है। जैसे वो किसान वाला उदाहरण? हाँ बिल्कुल। एक किसान घंटों नदी से बाल्टी भर भर कर पानी लाता था, पसीने से तरबतर। वहीं उसके पड़ोसी ने एक सिंचाई का सिस्टम लगा लिया। शायद थोड़ी लागत आई होगी शुरू में, पर अब वो बस एक बटन दबाता है और खेत में पानी पहुंच जाता है। उसने तकनीक का लेवरेज किया, कम मेहनत ज्यादा असर। वॉरेन बफेट का वो मशहूर कोट भी है, जैसा स्रोत में बताया गया है, अगर आप सोते समय पैसे कमाने का तरीका नहीं ढूंढ पाते तो आप मरते दम तक काम करते रहेंगे। ये सिर्फ पैसों के बारे में नहीं है। लिवरेज का मतलब है अपने समय, अपने हुनर, टेक्नोलॉजी, दूसरों के हुनर, अपने पैसों, इन सब का स्मार्ट तरीके से इस्तेमाल करना, ताकि आपकी तरक्की सिर्फ आपके हर पल खटने पर निर्भर ना रहे। बिल्कुल ठीक है, तो हमें उन 20% कामों पर फोकस करना है और लेवरेज का इस्तेमाल करना है। लेकिन दिन तो 24 घंटे का ही होता है, समय निकाले कैसे? यहीं पर समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट की बात आती है ना। स्रोत कहता है कि दिक्कत समय की कमी की नहीं, उसके सही इस्तेमाल की है। सही कहा। हाँ, और स्रोत इसके लिए कुछ व्यवहारिक तकनीकें सुझाता है। पहला, प्राथमिकताएं तय करना, जैसा भी हमने 80-20 नियम में समझा। पहचाने कि कौन से काम वाकई ज़रूरी हैं और सबसे ज़्यादा असर डालेंगे और उन्हें सबसे पहले करें। दूसरा, टाइम ब्लॉकिंग। ये सुनने में थोड़ा सख्त लग सकता है, पर इसका मतलब है अपने दिन के हर घंटे या कुछ घंटों के ब्लॉक को पहले से किसी खास काम के लिए तय कर देना। जैसे सुबह 9 से 11 सिर्फ सबसे ज़रूरी प्रोजेक्ट पर काम, 11 से 12 ईमेल वगैरह। इससे भटकाव कम होता है और फोकस बढ़ता है। हाँ, हालांकि ये हमेशा 100% फॉलो करना मुश्किल हो सकता है असल जिंदगी में। हाँ, ये तो है, लेकिन कोशिश तो की जा सकती है। बिल्कुल। और तीसरा है टालामटोल, यानी प्रोक्रास्टिनेशन से बचने के लिए 2 मिनट रूल। 2 मिनट रूल? ये बड़ा दिलचस्प है। नियम कहता है कि अगर कोई काम 2 मिनट या उससे कम समय में हो सकता है तो उसे सोचने और टालने के बजाय तुरंत कर डालो। अच्छा, ये तो आसान लगता है। और जैसे किसी ईमेल का छोटा सा जवाब देना, कोई बिल भरना, ये छोटी छोटी चीजें जब इकट्ठी हो जाती हैं तो बोझ लगती हैं। ये नियम उन्हें तुरंत निपटाने में मदद करता है। और चौथा, आजकल की सबसे बड़ी चुनौती, डिजिटल डिस्ट्रैक्शन से बचना। लगातार नोटिफिकेशंस, सोशल मीडिया, फोकस रखना मुश्किल है। इसके लिए स्रोत पोमोडोरो टेक्निक का जिक्र करता है। पोमोडोरो? हाँ। इसमें आप 25 मिनट पूरी एकाग्रता से काम करते हैं, फिर 5 मिनट का ब्रेक लेते हैं। ऐसा 3-4 बार करने के बाद एक लंबा ब्रेक। ये छोटी छोटी स्प्रिंट्स में काम करने का तरीका फोकस बनाए रखने में मदद कर सकता है, ऐसा स्रोत का कहना है। और ध्यान देखिए, लिवरेज और समय प्रबंधन कितने जुड़े हुए हैं। जब आप अपना समय सही कामों पर लगाते हैं, प्राथमिकता, उसे भटकाव से बचाते हैं, टाइम ब्लॉकिंग, पोमोडोरो, और छोटे कामों को तुरंत निपटाते हैं, 2 मिनट रूल, तो आप असल में अपने समय का लिवरेज कर रहे हैं। आप उसी 24 घंटे में ज्यादा सार्थक काम कर पा रहे हैं। लेकिन एक और जरूरी बात जो स्रोत उठाता है, समय प्रबंधन का मतलब सिर्फ काम काम और काम नहीं है। इसका मतलब है अपनी पूरी जिंदगी को संतुलित करना, वर्क लाइफ बैलेंस की बात। हाँ, ये बहुत जरूरी है। परिवार, दोस्त, शौक, सेहत और आराम के लिए भी समय निकालना उतना ही जरूरी है। स्मार्ट वर्क का मतलब सिर्फ ज्यादा काम निपटाना नहीं, बल्कि एक बेहतर, संतुलित और खुशहाल जीवन जीना भी है। मानसिक शांति और खुशी लंबे समय तक टिकने वाली उत्पादकता के लिए बेहद जरूरी है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये स्मार्ट वर्क असल में दिखता कैसा है? मतलब सिर्फ सिद्धांत नहीं, व्यवहार में कैसे लाएं? स्रोत एक और किसान की कहानी बताता है। इस बार 2 किसान हैं, दोनों बराबर मेहनत करते हैं। लेकिन एक किसान पुराने ढर्रे पर चलता रहता है, जबकि दूसरा किसान मिट्टी की जांच करवाता है, मौसम का पूर्वानुमान देखता है, सही खाद और बीज चुनता है, सिंचाई का नया तरीका अपनाता है। मेहनत दोनों ने बराबर की,
पर दूसरे किसान की फसल कहीं बेहतर हुई। क्यों? क्योंकि उसने सिर्फ ताकत नहीं लगाई, अकल भी लगाई। उसने स्मार्ट तरीके अपनाए। स्रोत का एक वाक्य मुझे बहुत पसंद आया। ताकत से काम ना लो, स्मार्ट होकर काम करो। जोर मेहनत की मात्रा पर नहीं, बल्कि उसकी गुणवत्ता, दिशा और तरीके पर है। बिल्कुल। और यहीं पर दो और चीजें बहुत अहम हो जाती हैं, जिनका जिक्र स्रोत में है: रचनात्मकता, क्रिएटिविटी, और नवाचार, इनोवेशन। आज की दुनिया में सफल होने के लिए ये बहुत जरूरी माने जाते हैं। रचनात्मकता का मतलब सिर्फ पेंटिंग बनाना या संगीत लिखना नहीं है। इसका मतलब है चीजों को नए नजरिए से देखना, समस्याओं के घिसे पिटे समाधानों से हटकर सोचना, ये पूछना कि क्या इसे किसी और बेहतर तरीके से किया जा सकता है। ये लीक से हटकर सोचने की क्षमता है। मतलब आउट ऑफ द बॉक्स सोचना। हाँ, बिल्कुल। और नवाचार यानी इनोवेशन है उस नई सोच को हकीकत में बदलना जिससे कुछ उपयोगी और बेहतर बने। स्रोत एप्पल के आईफोन का उदाहरण देता है। उन्होंने सिर्फ एक बेहतर फोन नहीं बनाया, उन्होंने सोचने का तरीका ही बदल दिया कि एक फोन क्या क्या कर सकता है। ये रचनात्मक सोच को जमीन पर उतारना ही इनोवेशन है। और ये सिर्फ बड़ी कंपनियों या वैज्ञानिकों के लिए नहीं है। हम सब अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में अपने काम में रचनात्मक और इनोवेटिव हो सकते हैं, छोटे छोटे सुधार करके, नई चीजें आजमा कर। हाँ, इसमें थोड़ा जोखिम भी होता है, नई चीजें हमेशा कामयाब नहीं होती। जैसे एडिसन का उदाहरण। हाँ, स्रोत थॉमस एडिसन का उदाहरण फिर देता है। बल्ब बनाने से पहले वो हजारों बार असफल हुए, पर लगे रहे। ये रचनात्मकता और नवाचार को सफल बनाने के लिए जरूरी जुनून और दृढ़ता को दिखाता है, हार ना मानना। भविष्य के काम की बात करें तो स्रोत दो और जरूरी चीजों पर जोर देता है जो स्मार्ट वर्क का हिस्सा हैं: स्वचालन और प्रतिनिधित्व। ऑटोमेशन यानी दोहराए जाने वाले या रिपीटेटिव या उबाऊ कामों को टेक्नोलॉजी या सॉफ्टवेयर के हवाले कर देना। स्रोत एक छोटे बिजनेसमैन का उदाहरण देता है। वो घंटों अपनी अकाउंटिंग और हिसाब किताब में लगा रहता था, एक्सेल शीट्स में उलझा रहता था। फिर उसने एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करना शुरू किया जिसने ज्यादातर काम ऑटोमेट कर दिया। अब वो बचा हुआ समय नए क्लाइंट्स लाने और बिजनेस बढ़ाने पर लगाता है और उसका बिजनेस दुगना हो गया। उसने टेक्नोलॉजी का लेवरेज किया। बिल्कुल। और दूसरा है प्रतिनिधित्व यानी डेलीगेशन। इसका मतलब है सही काम सही काबिलियत वाले व्यक्ति को सौंपना। आप हर काम खुद नहीं कर सकते और न ही आपको करना चाहिए। स्रोत एक टीम के कप्तान का उदाहरण देता है। एक अच्छा कप्तान खुद ही हर गोल करने या हर विकेट लेने की कोशिश नहीं करता। हाँ, वो टीम को मैनेज करता है। सही। वो अपनी टीम के सदस्यों की ताकत को पहचानता है और उन्हें उनकी काबिलियत के हिसाब से जिम्मेदारियां सौंपता है। डेलीगेशन सिर्फ काम बांटना नहीं है, ये दूसरों पर भरोसा करना है, उनके कौशल का सम्मान करना है और उनकी क्षमताओं का लेवरेज करना है। ये स्मार्ट लीडरशिप का हिस्सा होगा। बिल्कुल। अगर आप सब कुछ खुद करने की कोशिश में लगे रहेंगे तो आप बहुत जल्दी थक जाएंगे और शायद उतने प्रभावी भी नहीं रहेंगे। एक अच्छा लीडर या मैनेजर दूसरों को सशक्त बनाता है। अंत में ये सारी बातें हमें एक बुनियादी सवाल पर वापस लाती हैं। आखिर सफलता है क्या? क्या ये वही है जो समाज हमें दिखाता है? बड़ा घर, महंगी गाड़ी, बैंक में बहुत सारा पैसा। स्रोत यहाँ उस मछुआरे और अमीर बिजनेसमैन की जानी पहचानी कहानी सुनाता है। हाँ, वो क्लासिक कहानी। बिजनेसमैन आराम से लेटे मछुआरे को सलाह देता है, तुम और मेहनत क्यों नहीं करते? ज्यादा मछलियां पकड़ो, पैसे कमाओ, नाव बड़ी करो, फिर एक कंपनी खोलो, स्टॉक मार्केट में जाओ ताकि तुम रिटायर होकर आराम से जिंदगी जी सको। मछुआरा मुस्कुराकर पूछता है, और मैं अभी क्या कर रहा हूँ? ये कहानी हमें सोचने पे मजबूर करती है कि सफलता का मतलब शायद हर किसी के लिए एक जैसा नहीं होता। बिल्कुल। स्रोत यही सुझाव देता है कि हमें सफलता की परिभाषा को बाहरी पैमानों जैसे पैसा, पद, शोहरत से हटाकर अपने अंदरूनी मूल्यों पर आधारित करने की जरूरत है। आपकी खुशी, आपकी मानसिक शांति, आपके रिश्तों की गुणवत्ता, आपका स्वास्थ्य, क्या ये सफलता के मापदंड नहीं हो सकते? स्रोत में बुद्ध और पेड़ की एक छोटी सी कहानी का जिक्र है। बुद्ध अपने शिष्यों से एक फलदार पेड़ की ओर इशारा करके कहते हैं कि देखो, ये पेड़ हर दिन बढ़ता है, छाया देता है, फल देता है, बिना किसी दिखावे या घमंड के। वो बस देता रहता है विनम्रता से। शायद यही असली सफलता है: संतोष, सकारात्मक प्रभाव और आंतरिक शांति। ये गहरा विचार है। और जब सफलता की परिभाषा इस तरह बदलती है तो वो सिर्फ कड़ी मेहनती सब कुछ है वाला विचार अपने आप कमजोर पड़ जाता है। तभी स्रोत के एक अध्याय का शीर्षक है व्हाई हार्ड वर्क इज ओवररेटेड। कड़ी मेहनत को जरूरत से ज्यादा महत्व क्यों दिया जाता है? सफलता तब एक बाहरी दौड़ नहीं बल्कि एक भीतरी यात्रा बन जाती है। तो इस स्रोत सामग्री के जरिए हमने एक दिलचस्प सफर तय किया। हमने देखा कि कैसे पारंपरिक सोच
जो सिर्फ कड़ी मेहनत का महिमा मंडन करती थी, उसे चुनौती दी जा रही है। अब जोर स्मार्ट रणनीतियों, लिवरेज यानी संसाधनों के सही इस्तेमाल, समय के प्रबंधन, रचनात्मकता, नवाचार और सबसे बढ़कर व्यक्तिगत कल्याण और सफलता की अपनी परिभाषा गढ़ने पर है। अगर मुख्य बातों को समेटे तो सिर्फ मेहनत नहीं, सही दिशा और तरीका ज्यादा जरूरी है। हसल कल्चर की भारी कीमत चुकानी पड़ सकती है और आराम वाकई जरूरी है। सिर्फ व्यस्त रहना उत्पादकता नहीं है। 80-20 नियम याद रखें। हाँ। अपने समय, हुनर और दूसरों की प्रतिभा का लिवरेज करना सीखें। ऑटोमेशन और डेलीगेशन स्मार्ट वर्क के अहम हिस्से हैं। और आखिर में, सफलता का मतलब सबके लिए अलग है। इसे बाहरी दुनिया नहीं, आप खुद तय करें। और एक अंतिम विचार जो इस पूरी चर्चा से उभरता है और शायद सोचने पर मजबूर करता है। देखिए, स्रोत ने कड़ी मेहनत और स्मार्ट काम के बीच एक अंतर दिखाया। कई बार उन्हें एक दूसरे के विपरीत भी रखा। लेकिन शायद असली चुनौती इन दोनों को अलग अलग देखने में नहीं, बल्कि इन्हें समझदारी से मिलाने में है। मतलब हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क का कॉम्बिनेशन। हाँ बिल्कुल। कैसे कोई व्यक्ति अपने लिए कड़ी मेहनत यानी अनुशासन, लगन, निरंतर प्रयास और स्मार्ट काम यानी सही रणनीति, लिवरेज, रचनात्मकता, नई तकनीक का सही संतुलन ढूंढ सकता है। एक ऐसा संतुलन जो उसकी सफलता और सुख की व्यक्तिगत परिभाषा के साथ मेल खाता हो। ये शायद हम सबके लिए सोचने वाली बात है कि अपने काम करने के तरीके में ये तालमेल कैसे लाया जाए। बहुत खूब। इस गहरी और सोचने पर मजबूर करने वाली चर्चा के लिए ये सामग्री साझा करने हेतु धन्यवाद।